नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे आरबीएससी कक्षा 6 से 10 तक की सीरीज में। कक्षा 6 में 5 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, छठा अध्याय आज पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे छठे अध्याय की। अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? यानी आपको पता है कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी राजस्थान में जितने भी पर्वतमाला है उनमें सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है? हमारे राज्य से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम समझेंगे। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न आपके मन में उठने वाले हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में ढूंढने वाले हैं, यानी हमको इन प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यानी राजस्थान को बराबर बीच में से दो भागों में विभाजित करने वाली जो श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसी पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थली है और दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। तो पश्चिमी भाग कैसा है? मरुस्थली। और दक्षिण और पूर्वी भाग कैसा है? पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रश्न आपके तैयार हो गया है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो 4 भागों में, पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। अब एक एक भाग की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में बात करते थार मरुस्थल की। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी मरुस्थल राजस्थान के लगभग 12 जिलों में विस्तार इसका, और पूरे राजस्थान का 61% भाग मरुस्थल है, यानी रेत से घिरा हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो प्रश्न आपके बनता है कि राजस्थान के पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कुल राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने क्षेत्र में? 61% क्षेत्र में। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व का मतलब होता है जहाँ पे जनसंख्या विस्तार है, यानी मरुस्थल में भी जनसंख्या रहती है। और भी देशों में मरुस्थल है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है। लेकिन राजस्थान में मरुस्थल होने के बावजूद भी जो कठिन जीवन व्यतीत करते हैं मरुस्थल में रहने वाले जो लोग हैं, पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसके कारण जनघनत्व अधिक है, पशु घनत्व अधिक है। यानी पशु जो भेड़ बकरियां वगैरह है, ऊँट वगैरह, इनका पालन पश्चिमी राजस्थान में अधिक होता है, तो यहाँ पे इनका घनत्व भी अधिक है। वर्षा भी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में कम होती है लेकिन होती जरूर है। खनिज विविधता, खनिज भी विविध मात्रा में मिलते हैं। वनस्पतियाँ, कंटीली झाड़ियाँ मिलती है। कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है यहाँ पे दूसरे देशों के मरुस्थल के मुकाबले बहुत सारी विशेषता है, जिसके कारण इसको धनी मरुस्थल कहा जाता है। जहाँ पे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ भी है, बरसात भी होती है और रेगिस्तानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, जिसके कारण धनी मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो इसको आप नोट्स बना के लिख ले, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय महामरुस्थल किसको कहा जाता है। तो जो बाड़मेर वाला इलाका है, जैसलमेर और बीकानेर, तीनों जिले आते हैं, इन क्षेत्र को महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेत के टीले पाए जाते हैं। टीले यानी ऊंचे ऊंचे धोरे पाए जाते हैं रेत के, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। यानी जो रेत होती है और हवा के साथ अपना रूप बदल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित होते रहते हैं, उनको राजस्थानी भाषा में धोरे कहा जाता है। तो आपके हर लाइन से प्रश्न बन रहा है, महत्वपूर्ण पार्ट है राजस्थान का ये। थार के मरुस्थल को धरातली विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, यानी थार के मरुस्थल को अलग अलग विशेषताएं थार के मरुस्थल की भी, जिसमें मरुभूमि यानी रेगिस्तानी भाग, घग्गर का मैदानी भाग, घग्गर का यानी जो उत्तरी राजस्थान का भाग है, हनुमानगढ़ गंगानगर का, और अर्ध मरुस्थली भाग यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाला जो भाग है ये अर्ध मरुस्थली क्षेत्र है। नागौर की उच्च भूमि, नागौर के अंदर उच्च भूमि यानी थोड़ा ऊंचा स्थान है, और अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त है। अंत प्रवाही यानी जहाँ पे नदियाँ अधिक बहती है, जैसे सवाई माधोपुर की बात करें, जयपुर की, यहाँ पे नदियाँ बहती है, कुछ इलाका रेगिस्तान का भी है यहाँ पे। अब दूसरे भाग की बात करते हैं हम अरावली की। दूसरे भाग की बात करते हैं अरावली पर्वत की।
राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान कितने भाग पर विस्तृत है, तो 9%। और ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से, यानी विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से, यानी अरावली पर्वत की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण में गुजरात जो राज्य है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य, वहाँ पे खेड़ब्रह्म स्थान है, वहाँ से होती है। और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, यानी गुजरात से शुरुआत होकर दिल्ली में समाप्त होती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये कुल मिला के 692 किलोमीटर विस्तृत है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, यानी सबसे ऊंचा भूभाग है अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे राजस्थान का। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी अरावली पर्वत के कारण रेगिस्तान का विस्तार पूर्वी राजस्थान में नहीं होता है। तो पूर्वी राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार को कौन सी पर्वतमाला रोकती है, तो अरावली। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति यानी घास, पेड़ पौधे बहुत सारे पाए जाते हैं। वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, बहुत सारे वन्य जीव जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला हरी भरी है पूरी तरह से, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है, यानी अरावली पर्वतमाला के कारण मानसून रुक जाता है, जिसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान, जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वाले हिस्से आते हैं, इनमें वर्षा करवाती है। इन्हीं कारणों से राजस्थान को अरावली की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। तो ये प्रश्न आपके तैयार हो गया है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है राजस्थान की, गुरु शिखर। और ये कहाँ पे है, तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कहीं कहीं किसी किसी की किताब में 1727 मीटर है, जो गलत है। वर्तमान में 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर की, जो सर्वोच्च स्थान है राजस्थान का। राजस्थान का भौतिक प्रदेश दे रखा है मैप के माध्यम से, आप देखिए समझिए इसको। घग्गर का मैदान दे रखा है बिल्कुल उत्तर में, पश्चिम में बालू का स्तूप दे रखा है, बालू का मुक्त प्रदेश दे रखा है, मरुस्थलीय प्रदेश। और उत्तर पूर्व की बात करते हैं, बागड़ क्षेत्र दे रखा है, शेखावटी प्रदेश दे रखा है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाला। और उत्तरी अरावली पहाड़ियाँ दे रखी है, ये अलवर के आसपास की, जो दिल्ली के आसपास फैली हुई है। और सेंटर में देखिए आप लूनी बेसिन दे रखा है, मध्य अरावली यहाँ पे अजमेर के आसपास वाला हिस्सा। और आबू पर्वत दे रखा है, माउंट आबू के अंदर ये भोराट का प्रताप दे रखा है, उदयपुर के आसपास वाला हिस्सा ये दक्षिणी अरावली दे रखा है। और बनास बेसिन जहाँ से बनास नदी निकलती है, माही का मैदान दे रखा है दक्षिणी राजस्थान का, विंध्य कगार दे रखा है पूर्वी राजस्थान का, चंबल का मैदान दे रखा है पूर्वी राजस्थान का, और हाड़ौती का पठार दे रखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का। तो ये मैदान पूरी तरह से मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं हम, तो ये जो बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला की लाइन दिख रही है, ये यहाँ तक इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इधर पूर्वी वाला हिस्सा आ गया और इधर पश्चिम वाला हिस्सा आ गया है। राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी मैदान की। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग, जहाँ पे चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, यानी ये नदियाँ पूर्वी मैदान में बहती है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यानी अंतिम समय में जाके सारी नदियाँ चंबल में मिल जाती है, और चंबल जमुना नदी मिलती है, और जमुना नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये तो गंगा नदी के मैदान का प्रवाह क्षेत्र है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है, यानी पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है, आरएस जैसे एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, जिसको जरूर याद कर ले आप। चंबल के जो बीहड़ है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो डांग भी कहा जाता है, उत्खात भूमि भी कहा जाता है, बेडलैंड टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है दक्षिण पूर्वी भाग का, और यहाँ पर 23% भाग पे 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान ये लगभग दक्षिण पूर्वी थोड़ा नीचे रह गया है, पूर्वी मैदान यानी जहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है।
राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही व सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। और माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहती है और इसके आसपास जो स्थान है उसको माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो मैदान स्थित है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। चौथा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैले इस पठारी भाग की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम कालीय जो उपजाऊ मिट्टी है, यानी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे काली मिट्टी जो लावा निर्मित यानी ज्वालामुखी के माध्यम से निकली हुई किसी समय में मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है और 7% भाग पर फैला हुआ है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के अन्य पठारों में बात करते हैं सिरोही में उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है? सिरोही के अंदर। आबू का पठार सिरोही के अंदर है। उदयपुर एवं राजसमंद में भोराट का पठार है। तो भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यानी चित्तौड़ का जो किला है वो मेसा के पठार पे ही स्थित है। पूर्वी भाग में ऊपरमाल भीलवाड़ा के अंदर ऊपरमाल क्षेत्र जो है ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा जिले में। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है। प्रतापगढ़ उदयपुर के बीच में जो भाग है वो लसाड़िया का पठार है। राजस्थान में जलवायु एवं ऋतु चक्र की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। देश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। यानी राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है, यानी जलवायु पाई जाती है। इसका कारण है समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति के कारण। और जहां राज्य के लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। यानी राजस्थान में लगभग शुष्क यानी जहाँ पे बारिश नाम मात्र की होती है, अर्धशुष्क जहाँ पे बारिश होती है लेकिन कम होती है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु। तो जयपुर के आसपास क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है जयपुर के आसपास क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपाद्र। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर आर्द्र यानी वर्षा अधिक होने के कारण आर्द्र क्षेत्र है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्वी में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र यानी बहुत ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। वहीं जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। यानी राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण राजस्थान को शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में यानी शुष्क जलवायु प्रदेश है। और उससे आगे बढ़ते हम तो अर्ध शुष्क प्रदेश है। और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है यह आर्द्र प्रदेश है और ये अति आर्द्र वाला प्रदेश है। तो इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक भागों की बात हमने की है। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यानी रेगिस्तान के अंदर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जो भारत के सर्वाधिक गर्म क्षेत्र में गिना जाता है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो रेत होती है जो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक होती है। रात में कम हो जाती है, रात का तापमान कम होता है और दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है। तो दैनिक और वार्षिक तापमान अंतर पश्चिमी राजस्थान का अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। यानी ऊंचाई के कारण माउंट आबू गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडा रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपके बंगाल की खाड़ी से मानसून में अधिक वर्षा कहाँ होती है? और पूर्वी राजस्थान में होती है, और अरब सागर से अधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला राजस्थान का झालावाड़ जिला है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान की अगर बात करते हैं माउंट आबू है, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर
वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, यानी दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है क्योंकि मरुस्थल ही। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात करते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है, यानी रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। पश्चिम राजस्थान में रेत होने के कारण सर्दी के मौसम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान और कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है कभी कभी। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है, यानी माउंट आबू गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है और सर्दी के मौसम में और ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ या पश्चिम विक्षोभ राजस्थान में भी कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से राजस्थान में सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं और पश्चिम विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। इस वर्षा से सर्वाधिक जो लाभ होता है वो गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। आगे बात करते हैं अकाल मरुस्थल की। राजस्थान विशेषकर पश्चिम राजस्थान बार बार अकाल सूखा पड़ता रहता है क्योंकि रेगिस्तानी होने के कारण बारिश कम होती है और अकाल सूखा बार बार पश्चिम राजस्थान पड़ता रहता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, यानी वर्षा कम होती है, अपर्याप्त होती है और अनिश्चित और अनियमित होती है, यानी कभी कभी होती है, जिसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। यानी मनुष्य ने जैसे जैसे पेड़ काटते गए उस प्रकार से रेगिस्तान का विस्तार होता गया है और बारिश कम होती गई, जिसका दुष्प्रभाव भी मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी मनुष्य के कारण ही बहुत सारी भूमि जो बंजर हो जाती है और रेतीली मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और जिसके कारण मरुस्थल का विस्तार होता है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और मरुस्थल का जो विस्तार कम करने का सर्वाधिक उपाय है, मुख्य उपाय वो है वृक्षारोपण के द्वारा मरुस्थल को कम किया जाने का पश्चिम राजस्थान में प्रयास किया जा रहा है। ये छठा अध्याय भी समाप्त हो चुका। प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, यानी राजस्थान में स्थित नहीं है तो अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है और एवरेस्ट जो है वो भारत की है। तो इस प्रकार से हमने छठे पार्ट के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में डिटेल से जाना और बहुत सारे प्रश्न इस अध्याय से आपके बने भी हैं और एग्जाम में भी बनने वाले हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। छठी क्लास की किताब को पूरा करेंगे, 7वीं की करेंगे, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस प्रकार से हम धीरे धीरे सीरियल से किताबों को पूरा करेंगे, यानी एक एक अध्याय को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास लेकर। थैंक यू।